बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 डायनामिक्स 1 के लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है उसके बारे में बताना है और इसको एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं ये भी हमने डिटेल से डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करती है। कौन सी स्टेट? स्टेट दो किस्म की होती हैं, एक रेस्ट की स्टेट है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है। इन दोनों में से किसी भी स्टेट को वो कंटिन्यू करने की ट्राई करती है तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहे, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहे, यूनिफॉर्म मोशन हो उसकी। तो इन दोनों सूरतों में हम इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन करते वक्त एक्सटर्नल उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। इसको एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर लाई कर रही है, तो ये रेस्ट पे रहेगी, उस वक्त तक रेस्ट पे रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। तो ये क्या है? बुक ने रेस्ट की जो स्टेट है वो कंटिन्यू की हुई है, इस वजह से इसको क्या नाम देंगे? हम कहेंगे कि बुक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फुलफिल कर रही है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें यूनिफॉर्म मोशन की, तो अगर एक बॉल स्मूथ सरफेस के ऊपर रोल डाउन हम कर दें जहां पे फ्रिक्शन जीरो हो, तो वो बॉल क्या करेगी? यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी और वो स्टॉप नहीं होगी, उस वक्त तक स्टॉप नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। तो बुक जो टेबल के ऊपर रेस्ट पे है या जो बॉल यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, ये दोनों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फुलफिल कर रही है। इसके बाद तीसरा इस क्वेश्चन का क्या हिस्सा था? व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है? इनर्शियल प्रॉपर्टी से मुराद ये है, इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से मुराद ये है कि मैटर की प्रॉपर्टी अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, और अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहे। इस प्रॉपर्टी के साथ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील कर रहा होता है, इस वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन इनर्शिया। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ इनर्शिया इन आवर डेली लाइफ? एलैबोरेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। इनर्शिया क्या है उसको डिफाइन करना है। डेली लाइफ में इनर्शिया का नॉलेज होना क्यों जरूरी है, एग्जाम्पल्स की मदद से आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी जो उसकी स्टेट है उस स्टेट में आने वाली चेंज को रेजिस्ट करता है। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो तब वो मूव करेगा। ये जो उसकी फोर्स लगाने से चेंज आएगी, इस चेंज को वो रेजिस्ट करता है, यानी कि रेस्ट में रहने की ट्राई करता है, तो उसको इनर्शिया का नाम दे दिया जाता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रोका जा सकता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी उसको मूव करवा रही है यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो क्या है? इनर्शिया है। इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। यानी कि इनर्शिया किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज ऑफ इनर्शिया इन आवर डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ इनर्शिया हम देखते हैं। हमें इनर्शिया के बारे में इल्म होना जरूरी है, क्योंकि इनर्शिया के बारे में अगर हमें मालूम होगा तो तब हमें डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स दरपेश आ सकती हैं उनसे हम इजीली निपट सकते हैं। जैसे कि
इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने की ट्राई करता है। यही वजह है कि साइकिल जब स्पीड से मूव कर रही होती है तो अचानक से उसकी ब्रेक नहीं लगाई जाती, क्योंकि ब्रेक लगाएंगे तो इनर्शिया की वजह से साइकिल क्या करेगी, अपनी स्पीड को कंटिन्यू करने की ट्राई करेगी, मोशन को कंटिन्यू करने की ट्राई करेगी, जिसकी वजह से वो स्किड करेगी, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करने के लिए इनर्शिया का मालूम होना ज़रूरी है, इनर्शिया के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज होगा तो उन प्रॉब्लम से ईजिली हम निपट सकेंगे। अब इसको अगर हम देखते हैं कि कैसे रियल लाइफ में हमारे ये हेल्पफुल होता है, तो व्हीकल्स जो होते हैं उनके लिए सेफ्टी डिवाइसेस बनाई जाती हैं, जैसे कि सीट बेल्ट है, वो क्या करती हैं, एक्सीडेंट से बचाती हैं इंसान को। स्पेस ट्रैवल है, स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स मूव करते हैं उनके लिए भी इस तरह की डिवाइसेस बनाई जाती हैं जो इनर्शिया का ध्यान रखते हुए, ताकि इस तरह के किसी भी किस्म के कोई भी जो डैमेज है वो ना हो सके, नुकसान ना हो सके। सीट बेल्ट की एग्जांपल आपको दी, सीट बेल्ट नहीं होगा, अचानक ब्रेक लगेगी तो जो ड्राइवर है या बाकी पैसेंजर्स हैं वो क्या करेंगे, आगे की तरफ झटका खाएंगे और एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर सीट बेल्ट बांधी होगी तो उसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से बॉडी आगे की तरफ मूव करने की ट्राई करेगी, लेकिन सीट बेल्ट होने की वजह से अपनी जगह पे रहेगी या थोड़ा सा झटका लगेगा, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान से बचा जा सकता है। तो इस तरह की जो एयर बैग जो है इवन के, वो भी इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है गाड़ियों में। तो और भी इसी तरह की डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जहां पे इनर्शिया का नॉलेज होने की वजह से पहले ही एहतियात बरती जाती है, जिसकी वजह से बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डिड्यूस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट लॉ। क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है वो बतानी है और इसको प्रूव करना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फर्स्ट लॉ की मदद से हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस नेट फोर्स की वजह से। वो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट के मास के। यानी कि जो नेट फोर्स अप्लाई करने से, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई की गई, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन उस नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। और इसी तरह वो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है मास पे, यानी कि और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सेलरेशन मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। हम सपोज करते हैं कि फोर्स F अप्लाई की गई किसी बॉडी के ऊपर और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो एक्सेलरेशन A है, बॉडी का मास M हो, तो हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं। डेफिनेशन की पहली जो लाइन है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, तो A प्रोपोर्शनल टू F। और दूसरा हिस्सा डेफिनेशन का क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एक्सेलरेशन जो है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि A प्रोपोर्शनल टू 1/m। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो A प्रोपोर्शनल टू F/m आ जाता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A इक्वल टू KF/m। ठीक है, वहां से इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो F इक्वल आ जाएगा KMA के, जहां पे K कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। SI यूनिट में जो K की वैल्यू है वो 1 होती है, तो F इक्वल आ जाता है MA के, और ये F इक्वल टू MA क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन है। यहां तक लिखने के बाद क्वेश्चन के आखिर में क्या पूछा गया था, डिड्यूस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने प्रूव करना है फर्स्ट लॉ की मदद से। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था, फर्स्ट लॉ ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो जीरो हो या नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई की जाए ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाएगा। फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी
ज्यादा होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये भी बताता है कि एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स के, जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ये कह सकते हैं F इक्वल टू एम ए, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको हमने डेली लाइफ की एग्जांपल्स की मदद से सॉल्व करना है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और एक्शन और रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस लॉ के मुताबिक एक्शन जो है वो जहां पर भी एक्शन होगा वहां पर रिएक्शन फोर्स भी मौजूद होगी, यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर रिएक्शन करेगा। जो दो फोर्सेस होती हैं इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। और एक और बात भी आपने याद रखनी है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो हैं वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। इसके बाद एग्जांपल अगर हम देखें रियल लाइफ की, तो जो रॉकेट है वो मूव करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के प्रिंसिपल के तहत। जब फ्यूल रॉकेट का बर्न करता है तो वो एक डायरेक्शन में एग्जिट होता है, ये एक्शन है, और इसका रिएक्शन क्या होता है कि जो रॉकेट है वो उसकी फ्यूल की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस तरीके से एक्शन और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है, यानी कि जिस वेलोसिटी से गैसेस इजेक्ट हो रही होंगी उसी वेलोसिटी से रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या उन गैसेस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहां तक हमारे पास ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। मजीद जो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं वो देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।